टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन से जो आपकी क्या है 2 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं एमपी टेट वर्ग 2 में, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। ओके, संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक है। कौन निर्धारित करता है कि आपका संज्ञानात्मक विकास और आपका अधिगम कैसा होगा? ठीक है ना। क्या वो आपकी अहमियत निर्धारित करेंगे, क्या वो आपकी मान्यता निर्धारित करेंगे, क्या वो सिद्धांत निर्धारित करेंगे, क्या वो कल्चर निर्धारित करेगा? ओके, तो बात करते हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है संस्कृति। ठीक है ना। इसके पहले आपके जो ऑप्शन दिए हैं अहमियत, तो अहमियत आपके निर्धारित नहीं करेगी आपका संज्ञानात्मक विकास और आपका अधिगम क्या कैसा होगा। ठीक है ना। बात की जाती है संज्ञानात्मक विकास क्या है, बात की जाती है अधिगम क्या है। तो आपका संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो क्या होता है, आपकी जितनी भी मानसिक क्रियाकलाप, मानसिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब क्या संज्ञान के अंतर्गत आती है। बात की जाती है अधिगम की, जब क्या है जो भी चीजें आपके आसपास सराउंडिंग चल रही हैं, जो भी आप क्या है अपने व्यवहार में क्या है अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वो आपके व्यवहार में दिखता है, वो आपका क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्या हो गया, आपका संज्ञानात्मक विकास और अधिगम हो गया। अब ये निर्धारित कौन करता है? बात की जाती है कि अहमियत निर्धारित करती है आपकी इन चीजों को, तो नहीं, अहमियत निर्धारित नहीं करती इन चीजों को। क्यों? जबकि आपकी अहमियत को निर्धारित करता है कौन? आपका मानसिक विकास, आपका संज्ञानात्मक विकास निर्धारित करता है कि आपको किसको वैल्यूज देना है, किसको वैल्यूज नहीं देना है। बात की जाती है सेकेंड ऑप्शन मान्यता। तो मान्यता अपने आप में इतना बड़ा ब्रॉड शब्द नहीं है जो सारी चीजें क्या है डिसाइड कर पाए या निर्धारित कर पाए कि आपका मानसिक और आपका जो अधिगम है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, वो कैसा होगा, ये निर्धारित नहीं कर सकता। बात की जाती है सिद्धांत की। सिद्धांत भी इस तरीके से होते हैं, जब आपने कोई कार्य किया है इसके बाद क्या होते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं। ठीक है ना। कार्य होने के बाद चीजें बनती हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स बनते हैं। अब बात की जाती है नेक्स्ट आपका संस्कृति। संस्कृति कैसी होती है? संस्कृति आप जानते हैं कि अपने आप में ये क्या होता है, एक काफी ब्रॉड है, काफी क्या है व्यापक शब्द है। और संस्कृति का मतलब ही होता है आपके मानसिक विकास, यानी कि मानसिक निधि को सूचित करती है संस्कृति। ठीक है ना। जो भी चीजें संस्कृति होती क्या है, आपके आसपास सराउंडिंग, आपका परिवेश कैसा है, आपके वहाँ पे रीति रिवाज परंपराएं, ठीक है ना, प्राथमिक चीजें जो आपकी हैं, सॉरी परंपराएं कैसी है, वहाँ पे जो प्रथाएं कैसी है, किस तरीके के धर्म है, किस तरीके के लोग क्या उठते बैठते, खाना पीना, ये सारी चीजें आपकी संस्कृति में इंक्लूड होती है। तो हर परिवेश की, हर समाज की क्या होती है, संस्कृति अलग अलग होती है। ठीक है ना। हर देश की, हर मतलब क्या होती है, धर्म की संस्कृतियां अलग होती हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है ना। जो आपकी मान्यता है ना, वो भी आपकी संस्कृति के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन संस्कृति निर्धारित करती है आपकी, ठीक है ना, संस्कृति की निर्धारित करेगी कि आपका संज्ञानात्मक विकास और आपका अधिगम कैसा होगा। ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका संस्कृति। ठीक है ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आज जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, आप अपनी संस्कृति को ही अप्लाई कर रहे हैं। आपने बचपन से देखा कि हमारे घर में ये चीजें हुई हैं, हमारे परिवेश में ये चीजें हो रही हैं, तो आपका मानसिक जो विकास हुआ है, आपका जो संज्ञानात्मक विकास हुआ है, और उन चीजों को आपने जो अप्लाई किया है, आप उनको आज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 संस्कृति। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी बच्चे को शब्दों को कागज पर लिखने में कठिनाई होती है तो यह अधिगम अक्षमता के कारण हो सकता है। ठीक है ना। लेखन के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए कक्षा में लागू करने हेतु सबसे अच्छी अनुदेशात्मक रणनीति निम्नलिखित में से होगी। बात की जा रही है, एक बच्चे हैं, आप क्लास में जैसे पढ़ाने गए तो क्लास में क्या है, कुछ बच्चे हैं जिन्हें क्या हो रहा है, कागज पर लिखने पर कठिनाई आ रही है। ये हो सकता है उनमें कुछ अक्षमताएं इस वजह से हो रही है। अब आप ऐसा क्या करें कि ये जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं अपने लेखन कौशल के साथ, तो आप क्या करें उनके साथ, मतलब किस तरीके से क्या है रणनीति अपनानी चाहिए कि वो मतलब बच्चे लिख सके, बच्चे क्या है, आपको किस तरीके का सपोर्ट देना है, वहाँ ये बात की जा रही है। तो क्या आप उन्हें कार्य पर अधिक समय प्रदान करेंगे तो उनकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो लिख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1-on-1 सहायता प्राप्त करने के लिए संसाधन कक्ष में समय की विस्तारित अवधि बढ़ा देंगे कि भाई आप करते रहिए इस तरीके से। ठीक है ना। आपको सहायता दी जा रही है समय की ही, तो क्या समय बढ़ाने से वो लेखन सीख जाएंगे क्या? बात की जा रही है थर्ड ऑप्शन लेखन समय के दौरान सहकर्मी ट्यूशन प्रदान करना। कोई मतलब लेखन कर रहा है, उस समय आपने क्या एक ट्यूशन लगा दिया कि आप इसको बताते जाइए एज अ ट्यूटर। ठीक है ना, कि कहाँ पर क्या करना है। ठीक है ना। तो थर्ड आपका ये हो गया।
फोर्थ है आपका संरचना के साथ मदद करने के लिए विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजन प्रदान करना। जो भी आपको क्या करना है यहाँ पे टीचर को विस्तृत निर्देश ही प्रदान करना है कि आखिर क्या क्या गाइडेंस दिए गए हैं, किस तरीके से क्या है बच्चों को सॉल्व करवाना है, वो भी बताना है। क्या संरचनाएं हैं, ठीक है ना, कैसा मतलब चीजों को कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, जो वर्ड लिखा है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये भी आप उसको सिखाइए। इवन जो भी उससे रिलेटेड आपकी लेखन सामग्री से रिलेटेड जो भी सामग्री आप क्या है उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, आप उसको वो भी प्रोवाइड कराइए। तो आपका जो आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन 4 है, तो वो क्या है सारी चीजों को इंक्लूड करके चल रहा है, ठीक है ना आपका, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है और हेर फेर करता है उसे कहा जाता है, स्वतंत्र चर कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, स्वतंत्र चर है, ठीक है ना। बात की जा रही जो वैज्ञानिक खोज करता है वो क्या कर रहे हैं, एक चर ले लिया उन्होंने, ठीक है ना, एक संख्या ले ली, उसमें वो हेर फेर बदल कर पा रहे हैं, बार बार बदल सकते हैं उसको, तो वो स्वतंत्र कहलाएगा, स्वतंत्र चर है, या फिर आपका उत्तरदायी है, या आपका संयम है, या आपका आश्रित चर है। तो आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र चर है जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको क्या है किसी भी रूप में क्या है आप मतलब क्या रख सकते हैं, कोई भी मान उसका रख सकते हैं, नहीं बदलती रहती उसकी वैल्यू। ओके, बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बच्चों के दिमाग में बनने वाले मानसिक नेटवर्क को इस रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। बात की जाती है यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है कि बच्चे के दिमाग में जो मानसिक नेटवर्क बन रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं। अब मानसिक नेटवर्क कोई एक चीज नहीं है, जितनी भी संचार की सूचनाएं आ रही हैं, ठीक है ना, सूचनाएं आ रही हैं संचार के माध्यम से आ रही हैं, कई प्रकार से आ रही है, तो आप क्या उनका एक नेटवर्क बन रहा है उनके माइंड पे। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे किस रूप में जानते हैं, तो आप यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो कहलाता है स्कीमा यानी कि परिकल्पना। परिकल्पना यानी कि स्कीमा जिसे हम कह सकते हैं हमारे भूतपूर्व अनुभवों का संगठन कहलाना, भूतपूर्व अनुभवों का संगठन क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि हमें किसी कार्य को कैसे करना है, ठीक है ना, ये जो आपके अनुभव है वो आपकी स्कीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो वही चीज बताई जा रही है, जो आपका मानसिक नेटवर्क है उसको हम जानते हैं स्कीमा, ठीक है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, मानसिक नेटवर्क को स्कीमा कहेंगे। आवेग होते हैं आपके जब क्या होते हैं, आपको अचानक गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, ठीक है ना, चिड़चिड़ापन आ जाना, वो आपके आवेग होते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं आपके इस तरीके के क्या सीडीपी से ज्यादा मैच नहीं करते, ये वर्ड जनरली आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए रख दिए जाते हैं। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलाव की क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में कौन सा जानवर शामिल किया गया था, तो सबको पता है कि ये डॉग है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के किस चरण में प्रतियोगिता की भावना का विकास सम्मिलित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है। आप जब इस सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो एरिक्सन ने दिया है, और उन्होंने किस चरण में किस चीज के बारे में बताई है, ठीक है ना, कौन सी बात बताई है, तो प्रतियोगिता की भावना का विकास जो होता है आपका वो होता है आपका उद्योग बनामहीनता में, ठीक है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग बनामहीनता। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या रचनात्मकता के लिए एक अवरोध नहीं है, आपकी जो क्रिएटिविटी है तो इनमें से कौन सा एक अवरोध नहीं है, तो आपको पता है जो हमारा भिन्न सोच है, ठीक है ना, जो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अब सारी चिंतन है वो आपके लिए क्या है क्रिएटिविटी में मदद करती है, जबकि आपकी क्या है वो अवरोध नहीं पैदा करती, ठीक है ना। जबकि और जो चीजें हैं आपकी दी हुई है अभी सारी सोच है, कार्यात्मक स्थिर अवस्था है, मानसिक सेट है, ये क्या है आपकी संकीर्ण सोच के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, लिमिटेड सोच के अंतर्गत आती है, तो ये हमारी क्या है बाधा उत्पन्न करेंगी क्रिएटिविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोश का विभाजन में त्रुटि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार आ रहा है। बात की जा रही है जब भ्रूण का निर्माण हो रहा है उस समय जब कोश का विभाजन होता है, सभी को पता है 30 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना, 46 क्या होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब इन कोश का विभाजन होते समय अगर उसमें क्या कमी आ जाती है, मतलब क्या हो जाती है, कुछ विकृतियां आ जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो क्या बनता है, ठीक है ना, कौन सा विकार कहलाते हैं। तो हम आपको बताते हैं जब क्या होते हैं कोश का विभाजन हो रहा होता है, तो जब आपका 21 नंबर का जो पेयर बनता है उस समय क्या होती है उसकी जो संख्या पेयर में बननी चाहिए 2 पेयर्स बनते हैं हर किसी के, तो 21 जब आपका पेयर्स बनता है उस समय क्या होती है वो कोश का विभाजन के समय 2 की जगह 3 मतलब आ जाते हैं, ठीक है ना, 2 पेयर्स यानी कि एक पेयर बनना चाहिए, जोड़े बनते हैं 2-2 पेयर्स में, तो वहां पे कितने आ जाते हैं आपके 3 आ जाते हैं, इसलिए वहां पे क्या है ये जो आपका विभाजन के समय त्रुटि हो जाती है उसको हम कहलाते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर है। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह प्रथा जो समाज में शक्तिशाली पुरुषों को प्रभावी स्थिति को वैध बनाती है और आम पुरुष आबादी और महिलाओं की अधीनता को औचित्य प्रदान करती है, एक पुरुष होने के अन्य सीमांत कारकों को क्या है कहा जाता है। ये एक थ्योरी दी हुई थी, ठीक है ना, ये इसमें ये बताया गया था
जो आपके शक्तिशाली पुरुष है वो क्या करते हैं, अपने से जो क्या है कमजोर है, अपने से क्या है थोड़ी से पुरुष हो या महिलाएं हो जो कमजोर है उनको क्या है अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए उन्हें मतलब विवश कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि मतलब वो क्या करते हैं उन पे अपना अधिकार जताते हैं। तो इस तरीके की जो थ्योरी है वो दी गई थी हैगमोनिक पॉडस कहलाती है, आपकी हैगमोनिक मैस्कुलिनिटी थ्योरी कहलाती है। ठीक है ना, जब आप इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, पाठ्यक्रम से क्या क्या आशय होता है, क्या मतलब है। तो 3 ऑप्शन आपके दिए हैं, जो आपका 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। पूरे वर्ष में शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करता है। ठीक है ना, वर्ष के दौरान मतलब क्या है जो कुछ भी क्या है छात्रों को पढ़ाया गया है वो आपके पाठ्यक्रम को इंगित कर रहा है, यानी कि इससे हमारा अर्थ निकल रहा है पाठ्यक्रम का। अगर बात की जाती है विद्यालय में गतिविधियों की समग्रता तो ये नहीं है, वार्षिक अध्ययन की समग्रता तो ये भी नहीं है, बच्चा पाठ्यक्रम से अधिगम करता है ये भी नहीं है, और ये जो आपका है मिला जुला रूप है, सारी चीजों को क्या करके चल रहा है, 4th ऑप्शन इंक्लूड करके चल रहा है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर है वो 4th हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो विद्यार्थी दीर्घावधि में किस माध्यम से अपने अनुचित अवधारणाओं से क्या है पार पा सकते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से क्या है अपने जो अनुचित अवधारणाएं बना बैठे हैं बच्चे, अब क्या करें उसे किस तरीके से क्या है उन्हें अपने दिमाग से निकालना है, कौन सा तरीका है ये बताना है आपको। क्या वो पारंपरिक शिक्षण करवाए टीचर की मतलब निकल जाए उसकी अवधारणाएं समझ में आ जाए उसको कि भाई ये गलत है ये सही है, मानक शिक्षण करवाए या उसे निराकरण शिक्षण करवाए या उसे परंपरागत शिक्षण करवाए। तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका निराकरण कराए, यानी कि आप क्या करें निराकरण करें उसका। ठीक है ना, कि आखिर क्यों है ये समस्या, कारण बताएं उसको फिर उसे समझाएं, तो इस तरीके से क्या होगा बच्चे का निराकरण होगा। ठीक है ना, और आप क्या है इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर है वो 4th हो जाएगा, निराकरण शिक्षण के माध्यम से बच्चों में जो अनुचित अवधारणाएं बन गई हैं ठीक है ना वो क्या होंगी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक, तो थैंक यू टू ऑल।